120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। अगर चुनाव नतीजों के बाद कोई पुरस्कार वितरण समारोह होता तो 3 व्यक्ति मेरी मैन ऑफ द मैच की सूची में होते: नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और रेवंत रेड्डी। और ठीक इसी क्रम में जिसे हम भारत की हिंदी पट्टी कहते हैं, उस पर भाजपा के निर्णायक प्रभुत्व ने 2024 के चुनावों के लिए माहौल तैयार कर दिया है, जो अब कुछ ही महीने दूर है। और हालांकि भाजपा की संगठनात्मक संरचना, संघ समर्थित सेना के पैदल सैनिकों की प्रतिबद्धता और बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं की जोशीली भागीदारी ही भाजपा की चुनावी शोभा यात्रा को शक्ति प्रदान करती है, उसके सूत्र संचालक मोदी ही हैं। पैरा, इन चुनावों में मोदी ब्रांड को और मजबूती मिल गई है, क्योंकि पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिना किसी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा किए ही चुनाव लड़ा। भाजपा अपने क्षेत्रीय छत्रपों को हाशिए पर धकेलने के फैसले के साथ ही कर्नाटक शैली का आत्मघाती गोल एक बार फिर कैसे कर सकती है, इसके बारे में सभी विश्लेषक गलत और अप्रासंगिक साबित हुए। पैरा, यह सच है कि पार्टी राजस्थान में अपने प्रचार अभियान के बीच में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के साथ समझौता करती दिख रही थी, और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के बीच में ही फिर से प्रमुखता मिल गई थी। लेकिन मुख्य फैक्टर पूरे समय मोदी ही बने रहे। और सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विपरीत इन राज्यों में 3 दावेदारों में से कोई भी शीर्ष पद पाने पर भरोसा नहीं कर सकता है, और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया भी जाता है तो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उन्हें बदला भी जा सकता है। इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि उसके बाद वे वापसी कर लेंगे। पैरा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी, जहाँ कांग्रेस को एक दशक में अपने सबसे खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है और मामाजी शिवराज सिंह चौहान के पास लगभग 20 साल से सत्ता है, वहाँ चौहान संघ के साथ अपने गहरे संबंधों के बावजूद फिर से मुख्यमंत्री बनने पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है उन्हें पद मिल जाए, लेकिन इसलिए नहीं कि यह उनकी मांग है। ध्यान दें कि ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी पहली टिप्पणी में चौहान ने जीत का श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्पष्ट रूप से वाजपेयी आडवाणी युग वाले भाजपा नेताओं की अंतिम पीढ़ी को खत्म करने और एक नई हायरार्की के साथ नई भाजपा बनाने का फैसला कर लिया है। पैरा, निश्चित रूप से तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक और उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने भी यह दर्शाया था कि हर राज्य के चुनाव में मोदी फैक्टर गारंटी नहीं है। दरअसल विधानसभा और आम चुनाव अक्सर बहुत अलग तरीके से होते हैं। 2018 में यह कांग्रेस ही थी जिसने इन्हीं 3 राज्यों में जीत हासिल की थी, और कुछ ही महीने बाद हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा से निर्णायक रूप से हार गई थी। पैरा, लेकिन इस बार भाजपा ने जिन 3 राज्यों में जीत हासिल की, उनमें से 2 में कांग्रेस सत्ता में थी, और हालिया इतिहास से पता चलता है कि कांग्रेस 2013 के बाद से ही किसी राज्य में अपनी मौजूदा सरकार को वापस सत्ता नहीं दिला सकी है। दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और एक अपराजेय साधन संपन्न चुनावी मशीनरी की मदद से नरेंद्र मोदी की निर्विवाद लोकप्रियता उन्हें और उनकी पार्टी को
सभी चुनावों में मुख्य दावेदार बना देती है। पैरा। कुछ कांग्रेस समर्थकों ने इस विचार को तुरंत स्वीकार कर लिया कि शायद यह उत्तर दक्षिण का अंतर है और यह सच है कि भाजपा की दक्षिणी महत्वाकांक्षाएं बड़े पैमाने पर अधूरी रह गई हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे दक्षिण में खारिज नहीं किया जा सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया था। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की नाटकीय जीत के बावजूद भाजपा ने अपना वोट शेयर दोगुना कर लिया और 2018 में एक सीट से बढ़कर 8 सीट पर पहुंच गई। पैरा। विडंबना यह है कि चुनाव हारने वालों में भाजपा के पूर्व राज्य प्रमुख बड़ी संजय भी शामिल थे, जिन्हें चुनाव के बीच में ही हटा दिया गया था। अधिकांश विश्लेषकों ने तर्क दिया था कि बंडी संजय भाजपा को अधिक सीटें दिला सकते थे। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को हिंदी पट्टी की पार्टी कहकर निरस्त कर देना विपक्ष की गंभीर गलती होगी। जैसा कि मेरे सहयोगी हैदराबाद के जाने माने पत्रकार श्री राम कर्री ने मुझसे कहा, दक्षिणी राज्यों में भाजपा का विरोध हिंदुत्व से नहीं बल्कि हिंदी से है। पैरा। लेकिन विशेषकर कांग्रेस के लिए यह गहन आत्ममंथन का क्षण है। चुनाव अभियान में उसने अपनी संभावनाओं का क्षमता से अधिक अनुमान लगाकर और इंडिया गठबंधन के अपने संभावित साझेदारों को अलग थलग करने की गलती कर दी थी। पैरा। संगठन, नेतृत्व और नैरेटिव, इन तीनों ही मामलों में आज कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से काफ़ी पीछे रह गई है। पैरा। 12 दिसंबर तक दुनिया एक बार फिर पर्यावरण सम्मेलन के लिए जुटी हुई है। 200 से ज़्यादा देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तमाम तरह के मुद्दे इस बहस का हिस्सा हैं, जो कि पहले की बैठकों का भी एजेंडा रहे हैं। लेकिन आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि इतने समय के बाद भी नेट जीरो की दिशा में हमारी उपलब्धियां क्या हैं। हम प्रकृति और पर्यावरण को कितना बचा पाए। पैरा। इस बैठक में जैव विविधता या वनों को लेकर हमारी गंभीरता पर भी बात हो रही है। पिछली बैठक में भी यह बहस का मुद्दा था। तब विभिन्न देशों ने प्रतिबद्धता जताई थी कि हम वनों के विस्तार पर गंभीरता से काम करेंगे और ऐसा फंड बनाएंगे जो कि इस संकल्प को धरातल पर उतार सकें। लेकिन ये सब बातें फिर खोखली साबित हुईं। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि अकेले 2022 में दुनिया भर में वनों की कटाई में 4% की बढ़ोतरी हुई है। यह रिपोर्ट अमेरिकी संस्था NYDF ने जारी की। हम हर वर्ष करीब लंका और आयरलैंड जैसे देश के बराबर वनों की बलि चढ़ा देते हैं। पैरा। न्यूयॉर्क की इस संस्था ने फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2023 में बताया कि 2018 से लेकर 2020 के बीच वनों की कटाई के वार्षिक मूल्यांकन के आंकड़ों को जुटाएं तो पता चलेगा कि हमने अंधाधुंध तरीके से जंगलों को काटा है और 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने का लक्ष्य 21% पीछे छूट गया है। इस कटाई से 2022 में कुल 4 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अधिकांश वनों का नुकसान कर्क और मकर रेखाओं के बीच में हुआ, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ करीब 2/3 हिस्से में वनों को सीधा नुकसान हुआ है। अगर सब कुछ बेहतर करना है तो हमें जंगल कटाई में 27 से 37% की कमी लानी पड़ेगी। पैरा। यह भी देखा गया है कि जिन गतिविधियों से जंगलों को नुकसान हुआ है उनमें हमने तकरीबन $500 अरब तक खर्च किए। वहीं स्थिति बेहतर करने के लिए जो सार्वजनिक धन की आवश्यकता होती है वह $2.2 अरब है।
ये अंतर हमारी गंभीरता का परिचय है। अगर 2030 तक हमें वनों की कटाई पर अंकुश लगाना है तो 407 अरब डॉलर के वार्षिक हरित फंड की ज़रूरत होगी। इसी गति से डिक्टेशन पाने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।